हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर चुके हैं और साथ में ही हम सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की थ्योरी भी कवर कर रहे हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। हमने जो आपका ईवीएस का पोर्शन आता है 30 मार्क्स का, उसमें से 15 मार्क्स का आता है आपका कंटेंट जो पूछा जाता है एनसीईआरटी से, वो भी हमने कवर कर लिया है। उसमें टोटल 8 वीडियो है। अगर आप उन 8 वीडियो को देखते हैं और उनसे अपने नोट्स बना लेंगे तो आपका कंटेंट का पोर्शन जो 15 मार्क्स का है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को। फर्स्ट क्वेश्चन है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः ऑप्शन है उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। सेकंड है, औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। थर्ड है, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। और फोर्थ ऑप्शन है, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। तो जो लर्निंग डिसऑर्डर है यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी है वो किस में पाई जाती है ये बताना है आपको। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो इसमें बताया हुआ है कि जो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं हैं वे विशेषतः हेरिडिटी होती है यानी कि वंशानुगत से बच्चों को मिलती है। तो कौन कौन सी हम एक दो इसमें डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी है ऐसी जो वंशानुगत से मिलती है। एक है मिर्गी। मिर्गी के जो दौरे आते हैं वो वंशानुगत से ही मिलती है, हेरिडिटी रोग है ये। एक आपने मूवी देखी होगी गजनी। गजनी मूवी में आमिर खान को एक डिसऑर्डर था, वो कौन सा था? आमिर खान को डिसऑर्डर था एमनेशिया। उसमें दिखाया हुआ है कि वो कुछ समय के लिए चीज़ों को भूल जाता था। तो जो एमनेशिया है वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम। इसी तरह एक और बीमारी है, इसी तरह एक और रोग है इससे मिलता हुआ, वो है डिमनेशिया। डिमनेशिया भी एक भूलने की बीमारी है, ये भी हेरिडिटी से ही संबंधित है। एक बीमारी है लेबर्स हेरिडिटरी ऑप्टिक एटॉर्फी। ये बीमारी संबंधित है नेत्र रोग से, ये भी एक हेरिडिटी बीमारी है, हेरिडिटी से ही रिलेटेड है। और बाकी की जो जैसे डिस्ग्राफिया, अफेजिया, जो ये सभी डिसऑर्डर है हम अलग से एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होता है सही, यानी कि उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक बच्चा जो डैश से ग्रसित है वह सौर वॉज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। तो आपको बताना है कि वह कौन से रोग से ग्रस्त है। ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डिसमॉर्फिया, शब्द जबलिंग विकार या फिर डिसलेक्सेमिया। तो वो ग्रसित है डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया में जो बच्चा है वो वर्ड्स के पैटर्न को नहीं समझ पाता, तो वो सौर वॉज में न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर को भी नहीं समझ सकता। तो सेकंड का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं, कौन कौन से हैं? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण और श्रेणीकरण। इन चरणों का सही क्रम बताना है कि इन चरणों का सही क्रम क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि सबसे पहले आएगा पूर्व प्रक्रमण, उसके बाद श्रेणीकरण, उसके बाद प्रतिक्रिया चयन और उसके बाद प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो थर्ड का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी के बारे में बताना है। ऑप्शंस है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं या फिर अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। तो जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षकों से स्वतंत्र होंगे, नहीं, शिक्षकों से भी वे गाइडेंस लेंगे। अपने स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वे इंट्रोवर्ट होते हैं, बाह्यमुखी होते हैं प्रतिभाशाली विद्यार्थी। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। क्वेश्चन है, आंशिक पुनर्बलन। ऑप्शन है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है,
वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। और फोर्थ है पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। तो पहले हम देखते हैं सतत पुनर्बलन और आंशिक पुनर्बलन क्या है। सतत एक एग्जाम्पल से देखेंगे कि एक बच्चा है, वो होमवर्क करता है, तो उसके पेरेंट्स रोज उसे एक चॉकलेट देते हैं होमवर्क करने के बाद। तो जब उसे रोज चॉकलेट मिलती है तो ये हुआ सतत पुनर्बलन, यानी कि कंटिन्यूअस रेनफोर्समेंट। अगर बच्चा होमवर्क करता है और उसे कभी कभी चॉकलेट मिलती है तो ये हुआ आंशिक पुनर्बलन। तो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा जो आंशिक पुनर्बलन है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर हम बच्चे ने होमवर्क किया और उसे हम कंटिन्यू रोज़ बच्चा होमवर्क करता है और रोज़ उसे एक चॉकलेट दे देते हैं, इससे बच्चा लालची हो जाएगा, लालच में आके होमवर्क करेगा। वो इंटरनली मोटिवेट नहीं होगा, वो चॉकलेट के लालच में होमवर्क करेगा। तो जब बच्चे को कभी कभी चॉकलेट मिलेगी तो बच्चे को ये रहेगा कि अगर वो अच्छे से अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा तो पता नहीं उसे किस दिन चॉकलेट मिल जाए। तो जो आंशिक पुनर्बलन होता है वो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो फिफ्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। ऑप्शन है डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिसकैल्कुलिया या फिर डिसलेक्सिया। तो जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनमें सामान्यतः और कौन सी प्रॉब्लम पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि डिस्ग्राफिया। क्योंकि जो डिस्ग्राफिया डिसऑर्डर है वो लिखने से संबंधित है और लिखने से हमारी जो मांसपेशियां हैं हम उसका यूज करते हैं लिखने में। तो जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा होगा उसमें डिस्ग्राफिया की भी प्रॉब्लम पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन है जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, सेकंड है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, थर्ड है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव और फोर्थ है आत्मसिद्धि के भाव। तो किशोर कैसा अनुभव कर सकते हैं? वे अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। तो सेवंथ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड। एट्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन है फुदकना, दौड़ना, लिखना और चढ़ना। तो जो सूक्ष्म गति कौशल है उनमें हमारी जो छोटी मसल्स होती हैं वो उनका यूज करते हैं हम। तो फुदकना, दौड़ना और चढ़ना, तो इनमें तो हमारी बड़ी मसल्स यूज होगी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि लिखने में हम अपनी छोटी मसल्स का यूज करते हैं और ये सूक्ष्म गति कौशल का एक उदाहरण है। नाइन्थ क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन है सहयोगात्मक समस्या समाधान, सेकंड है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, थर्ड है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, और फोर्थ है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। तो जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग ये बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा था? वो था, वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग इनमें से सही है सहयोगात्मक समस्या समाधान, क्योंकि वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे समूह में ज़्यादा सीखते हैं। सेकंड दिया है प्रत्येक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, ये गलत है क्योंकि वाइगोत्स्की तो मानते हैं कि बच्चे सामूहिक एक्टिविटी करके ज़्यादा सीखते हैं। थर्ड है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता ना करना, ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और फोर्थ है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। ऐसा नहीं होता, जिसका बुद्धि लब्धांक कम है वो दूसरे बच्चे को क्या सिखाएगा। तो नाइन्थ का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। तो इसमें बताना है कि भाषा में सबसे छोटी इकाई कौन सी है अर्थ की। ऑप्शन फर्स्ट है वाक्य, सेकंड है रूपिम, थर्ड है स्वर्णिम और फोर्थ है संकट प्रयोग विज्ञा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड स्वर्णिम। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई स्वर्णिम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु बतानी है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी। तो जो बुद्धि लब्धि है उसका फॉर्मूला क्या होता है,
वो होता है मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो बुद्धि लब्धि दी हुई है इसमें 75, मानसिक आयु इसमें आपको निकालनी है और वास्तविक आयु है 16। तो आप मानसिक आयु कैसे निकालेंगे, 75 इंटू 16 अपॉन 100 करके आपकी मानसिक आयु आएगी 12 वर्ष। तो 11th का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, 12 वर्ष है उसकी मानसिक आयु। 12th क्वेश्चन है बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन है पूर्ण, उच्च, मध्यम या फिर कम से कम। तो जो बुद्धि लब्धांक है वो शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं किस रूप में, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 यानी कि मध्यम यानी कि मॉडरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। ऑप्शंस देखते हैं, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, और 4th है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। तो इनमें से आपको बताना है कि जो आप सीखते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा आपको कौन अभिप्रेरित, कौन मोटिवेटेड करता है, कौन मोटिवेट करता है सबसे ज्यादा आपको। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। कि अगर आपको कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, आप संतुष्ट है उस चीज के लिए, तो ही आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई भी बाहरी रूप से, बाह्य कारक आपको कोई भी ज़्यादा टाइम के लिए मोटिवेट नहीं कर सकता। आपने कोई वीडियो देखी, उससे आप मोटिवेट हो गए, तो आप 5 दिन 10 दिन ऐसा तो नहीं आप हमेशा के लिए मोटिवेट हो जाओगे उससे। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आपको ज़्यादा टाइम के लिए मोटिवेट नहीं रख सकता। आपका जो इंटरनल मोटिवेशन है वो ही आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी आपके एम को, किसी भी आपके ड्रीम को प्राप्त करने के लिए आपकी व्यक्तिगत संतुष्टि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो 13 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। ऑप्शंस है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, सेकंड है विविध तरीके से सीखने का आकलन किया जा सकता है, थर्ड है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, और 4th है बुद्धि परिक्रमण संक्रियाओं का एक विशेष समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा बहुबुद्धि सिद्धांत से रिलेटेड नहीं है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था गार्डनर ने। तो उनके गार्डनर की जो थ्योरी थी उनसे बताना है कौन सा इसमें से रिलेटेड नहीं है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी कि बुद्धि परिक्रमण संक्रियाओं का एक विशेष समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। जो गार्डनर की थ्योरी थी बहुबुद्धि सिद्धांत, इसे हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन है निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, सेकंड है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, थर्ड है धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, और 4th है सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। तो इसमें आपको बताना है कि 2 जुड़वा भाई हैं, उनमें से एक को तो सामाजिक आर्थिक रूप से जो संपन्न है वो परिवार गोद लेता है और दूसरे को निर्धन परिवार गोद लेता है। 1 साल के बाद जब उनका बुद्धि लब्धांक देखते हैं तो इनमें से क्या संभावना सबसे ज्यादा हो सकती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी कि जो सामाजिक आर्थिक स्तर होता है वो बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। आप देखते हैं कि जो निर्धन परिवार वाले बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में भी, और वैसे भी वे अपनी प्रतिभा अलग अलग क्षेत्रों में दिखाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। यहाँ आपके 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इस प्रैक्टिस सेट के। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें,
अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।